तो हेलो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल कैक्टिव पाठशाला। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था राइटिंग एंड सिटी लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एंड वी वर रीड अबाउट द राइटिंग स्किल्स एंड लैंग्वेजेस एंड what is the exact location of Mesopotamia and at present time where it is lie। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है आज के समय में इजिप्ट के देश में पाया जाता है। और इसी के साथ साथ हमने काफ़ी सारी सिटीज़ के बारे में बात की थी, जैसे बेबीलोनिया और असीरिया, और आपकी कई सारी लैंग्वेज के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, सुमेरियन लैंग्वेज के बारे में, अकेडियन लैंग्वेज के बारे में, और उसके साथ साथ दो लैंग्वेज और हमने डिस्कस की थी जो जिसमें में से एक लैंग्वेज थी आपकी हर्व्यू लैंग्वेज और अराइमिक लैंग्वेज। ठीक है गाइस। और इसी के साथ हमने बात की थी कि कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है कल के थीम से, वो है हमारा मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। क्या? मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आए कि सर ये जो क्लास हो रही है वो काफ़ी लेंथी हो जा रही है। तो इसीलिए गाइज हम क्या करेंगे, अब छोटे छोटे टॉपिक, मतलब एक एक दो दो टॉपिक के बारे में आपके फैक्ट को मैं आपको डिलीवर करूंगा, और उसी के साथ साथ जल्दी जल्दी इस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ब्रीफली तरीके से। ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आए और मैं अपना लेक्चर डिलीवर करता हुआ चला जाऊं। तो इस बारे में आप बेफिक्र रहिए, डोंट वरी अबाउट इट। और हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी का मीन्स यहाँ से ये है कि इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या थी वहाँ उसके चारों डायरेक्शन में। मेसोपोटामिया जो शहर होगा, सिटी लाइफ जो थी उसकी, तो उसके चारों तरफ कैसे कैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन थे, या किस किस प्रकार से वहाँ की जो क्रॉप्स, जो मेटल्स, जो टूल्स वगैरह थे वो किस तरीके से पाए जाते थे। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगी हमारी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। कौन सी गाइस? नॉर्थ ईस्ट। तो बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आपके ग्रीन अपलैंडिंग प्लेन्स पाया जाता है, मतलब घास के मैदान। क्या गाइस? घास के मैदान पाया जाया करते थे। और इसी के साथ साथ वहां पर टी कवर्स फॉरेस्ट भी मिला करते थे, मतलब जो घने पेड़ के जंगल वगैरह हुआ करते थे। तो गाइस हमको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इसके जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सिटी में हमको क्या क्या मिलते थे? ग्रीन अपलैंडिंग प्लेस मिला करते थे, ट्री कवर माउंटेन्स मिला करती थी, और इसी के साथ साथ इन फॉरेस्ट में हमको क्लियर वाटर स्ट्रीम मिला करती थी। क्लियर वाटर स्ट्रीम्स। क्लियर वाटर स्ट्रीम से मतलब है गाइस झरने वगैरह जो कि माउंटेन्स में फॉर्म होते हैं ड्यू टू रेनफॉल और ड्यू टू सोर्सेज ऑफ वाटर। जैसे कि आपने देखा होगा कई जगह बहुत सारे सोते मिलते हैं हम लोगों को कि पेड़ों, जो पहाड़ों की चट्टानों की जो क्रैकर्स होते हैं, दरारें वगैरह होती हैं, उनके अंदर से पानी निकलता है बाहर। तो ऐसे तरह के फाउंटेन्स वगैरह भी हमको देखने को मिलते हैं। ओके गाइस। इसके साथ साथ हमको वाइल्ड फ्लावर्स इन एरियो में पाए जाते थे। वाइल्ड फ्लावर्स जिनको जंगली फूल बोला जाता है, जिनका हो सकता है कि उस समय पे इन सारी चीज़ों का यूज आपकी पेंटिंग्स वगैरह के कलर बनाने के लिए किया जाता होगा, या फिर किसी ऑर्नामेंट को कलर करने के लिए भी किया जा सकता है, या कोई जो आपका स्क्रप्चर वगैरह या लिटरेचर होगा उसमें इसका यूज किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमको यहाँ पर इन एरियो में हैवी रेनफॉल भी दिखता है। और हैवी रेनफॉल से क्या फ़ायदा हो सकता है? हैवी रेनफॉल आपकी दो चीज़ों के लिए ज़्यादा मायने रखती है। एक तो ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि वाटर की ज़रूरत पड़ती होगी, तो वाटर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए रेनफॉल एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है यहाँ पर। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए भी रेनफॉल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि विदाउट वाटर देयर इज नो एग्रीकल्चर, देयर वर नो एग्रीकल्चर। सो these are the things which
स्पेसिफिकली लाई इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ओके गाइस, अब इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो आती है हमारी नॉर्थ, कि नॉर्थ में ज्योग्राफिकल कंडीशन किस हिसाब से थी। तो यहाँ पर भी हमको ग्रीन अपलैंडिंग प्लेन्स दिखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, अपलैंडिंग प्लेन्स। और गाइस आज के समय में या उस समय में भी इन सबको बोला जाता था स्टेपीज। क्या बोला जाता था, स्टेपीज। ठीक है गाइस, स्टेपीज, इनको क्या बोलते थे, स्टेपीज। और होता क्या था गाइस, जब यहाँ पर मतलब पहली चीज अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो उससे ये थोड़ा सा अलग मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको प्लेन्स, घास के मैदान तो यहाँ पर भी है और घास के मैदान यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, रेनफॉल की। तो रेनफॉल की वजह से यहाँ पे इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड बन जाता है वो किसके लिए बन जाता है, एग्रीकल्चर बन जाता है। यहाँ पे इकोनॉमी किस पे बेस्ड हो जाती है, यहाँ के इस एरिया की रेनफॉल पे, रेनफॉल की वजह से किस पे बेस्ड हो जाती है, एग्रीकल्चर के ऊपर। बट यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर प्लेन्स ज्यादा थे, बारिश का उतना ज्यादा साधन नहीं था। यहाँ पे बारिश जो रेनफॉल वगैरह थी या वाटर सिस्टम था जो, वो यहाँ इतना ज्यादा कैसा नहीं था, ज्यादा सर्वाइव, मतलब ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस फैक्टर नहीं था कि जिसकी वजह से एग्रीकल्चर यहाँ पे संभव पॉसिबल हो सके। तो इसके लिए यहाँ पर एनिमल हर्डिंग चलती थी। क्या चलती थी गाइस, एनिमल हर्डिंग। एनिमल हर्डिंग, एनिमल हर्डिंग क्या होती है, जानवरों को पालना, उनको चराना बनाना, ये सब चरवाहे अरवाहे जो किसमें आ जाते हैं। अब कैसे तरह के जानवर पालते होंगे, जैसे आपकी सीप हो गई, भेड़ हो गई, गौट हो गई, बकरी हो गई, इस तरह के जानवरों को पाला जाता था। और रेनफॉल ना होने की वजह से, वाटर सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप ना होने की वजह से इस एरिया में, तो यहाँ पर जो यहाँ की जो इकोनॉमी थी बेसिकली वो किस पर डिपेंड किया करती थी, एनिमल हर्डिंग के ऊपर। जैसे मान लीजिए जब वो सीप, भेड़ या बकरी को पालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, उसका मीट यूज़ करेंगे, उसका मिल्क यूज़ करेंगे और उससे बनाए गए क्लोथ्स यूज़ करेंगे, उनकी खालों से बनाए गए क्लोथ्स का यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की इकोनॉमी पे ज़्यादा निर्भर किया करती थी। तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट अगर हम समझें कि इस एरिया में, नॉर्थ का जो एरिया था, नॉर्थ ईस्ट का नहीं, नॉर्थ का एरिया जो था उत्तर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, अगर हम गौर करें तो हमको एक चीज़ साफ साफ नज़र आती है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर से ज़्यादा इकोनॉमिकली जो यहाँ का पीपल थे वो किस चीज़ पर डिपेंड हुआ करते थे, एनिमल हर्डिंग के ऊपर। ओके गाइस, अब इसके बाद हम एक और डायरेक्शन की बात कर दी जाती है आपकी बुक में, ईस्ट। और कृपया गाइस प्लीज़ अपनी बुक्स को अपने पास में रखें ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो कल जैसे कि मैंने आपको 2 रिवर्स के बारे में बताया था जिसके बीच में मेसोपोटामिया लाई करता है, उसमें में से एक रिवर की जो टिग्रिस रिवर है आपकी, कौन सी गाइस, टिग्रिस रिवर, जिसको हम लोगों ने क्या बताया था, दजला नाम से, इसको वहाँ की भाषा में क्या बोलते थे, दजला बोलते थे। इजिप्ट में आज इसको दजला वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टिग्रिस थी ये किसका काम किया करती थी, ये जो रिवर थी ईस्ट में जो टिग्रिस, ये कहाँ पर बहा करती थी, माउंटेन एरिया में बहा करती थी। किसमें गाइस, माउंटेन एरिया में। अब माउंटेन एरिया में कोई अगर नदी बहती है तो उसके पानी से सिंचाई करना बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो पीपल जो नदी के किनारे वगैरह रहते हैं, जहाँ पर माउंटेन एरिया होता है, वो नदी से काफ़ी ऊपर एरिया पे रहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के डर बढ़ जाते हैं, मतलब डेंजरस एरिया हो जाता है। क्यों, क्योंकि काफ़ी बारिश होने की वजह से, हैवी रेनफॉल होने की वजह से वहाँ लैंडस्लाइड का एक डेंजर बढ़ जाता है, उसके अलावा फ्लड का डेंजर बढ़ जाता है। तो इस वजह से लोग कहाँ रहते थे, ऊँचे पहाड़ी एरिया, हिली एरिया पर रहा करते थे। उसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। बट यहाँ का एक और बेनिफिट था, एक्चुअली टिग्रिस नदी जो थी वो इनको प्रोवाइड करा करती थी क्या, कम्युनिकेशन चैनल। इसको आपके मेसोपोटामिया में टिग्रिस को एक कम्युनिकेशन चैनल के बारे में बताया गया है। क्यों, क्योंकि होता क्या गाइस, होता क्या था, जब टिग्रिस में कभी फ्लड आता होगा या पानी ज़्यादा होता होगा तो एक्चुअली एक नॉर्मल सी बात समझते हैं, एक कोई नदी कहीं से निकलती है तो किसी एक लंबे एरिया तक जाती है। ठीक है, जाने पर वो कई सारे छोटे छोटे टाउन्स, विलेज, सिटीज़ को क्या करती है, कनेक्ट करती है आपस में, बिकॉज ऑफ हिज वे। ठीक है, नदी एक अपना रास्ता तय करती है तो उस रास्ते पर कई सारे गांव, कई सारी टाउन्स, कई सारे सिटी पड़ते होंगे। उस वजह से यहाँ पर किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर रही है ये नदी। तो इससे क्या होगा, ट्रेड करने में आसानी हो जाएगी। मान लीजिए हमको वहाँ से कोई चीज़ लानी है तो हम
थ्रू वाटर वे हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को अपने यहाँ ला सकते हो। अपने यहाँ से कोई चीज़ भेजनी हो तो हम उसको वहाँ पर। ओके गाइस, तो लास्ट हमारी जो डायरेक्शन बच जाती है वो बच जाती है साउथ। बताया जाता है कि साउथ की डायरेक्शन में मेसोपोटामिया में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार, क्या सबसे पहली बार फर्स्ट सिटी जो बताई जाती है, कहा जाता है कि फर्स्ट सिटी यहीं पे हुई थी जहाँ पर क्या इमर्ज हुआ था, आपका राइटिंग इमर्ज हुई थी। क्या बताया जाता है? राइटिंग इमर्ज हुई थी। और साउथ में बेसिकली मेसोपोटामिया के साउथ में डेजर्ट है। क्या है? डेजर्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट सिटी इन विच राइटिंग इमर्ज्ड। और सबसे बढ़िया बात क्या है गाइस, ये डेजर्ट तो था ही, लेकिन यहाँ पर दोनों नदियां जो हमने जो फर्स्ट 2 रिवर पढ़ी थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में, जिसके बीच में मेसोपोटामिया लाई करता है आज के समय पे या उस समय पे, तो उसमें हमने कौन कौन सी 2 नदियां पढ़ी थी आपकी? एफ्रेट, फरात, एफ्रेट्स एंड टिग्रिस, फरात एंड दजला, फरात एंड दजला। तो इन नदियों से होता क्या था कि गाइस, जब इन नदियों में बाढ़ आया करती होगी या उस समय भारी पानी की बारिश की वजह से बारिश होने की वजह से इनमें जब बाढ़ आया करती होगी, तो ये अपने साथ में क्या लाती होंगी? ये अपने साथ में बहुत सारे ऐसे लवण लाया करती थी जो लोड्स ऑफ सिल्ट, क्या कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट। वो सिल्ट किसके लिए उपजाऊ होता है? किसके लिए? वो जो जो लवण होते हैं, जो उसके अंदर जो उसके कण होते हैं, जो रेत के कण होते थे उस समय पे, वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर के लिए एक उपजाऊ भूमि का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया करते थे, जिसकी वजह से हम एक अच्छी मात्रा की एग्रीकल्चर देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हमको क्या समझ में आता है कि इन नदियों में ऑकर फ्लड आने की वजह से क्या यहाँ पे कैरी करके लाती थी? एक कैरी लोड ऑफ सिल्ट। ओके गाइस, लोड ऑफ सिल्ट कैरी करके लाया करती थी। उस वजह से होता क्या था कि एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या हो जाता था? आम हो जाता था। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एक अच्छी जमीन होगी, एक उपजाऊ भूमि होगी, उपजाऊ लैंड होगी, फर्टाइल लैंड होगी, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर क्या होगा? इजी वे में होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए जहाँ उपजाऊ भूमि नहीं है, वहाँ पे हम अगर गेहूँ बोएंगे या कोई और फसल बोएंगे तो वो हमारी कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को 4-5 फसलें देखने को मिलती हैं, क्रॉप्स इस एरिया में, जिसमें आपकी आती है बीट, वर्लेन, तीज, मटर वगैरह की खेती। तो ये सारी खेती हम लोगों को साउथ के एरिया में पाई जाती है। ओके गाइस, और इन एरियाज में समर के समय पे यहाँ पे और भी सारी चीजें होती थी। समर के समय पे हमको यहाँ पे खजूर का फल मिलता था, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? डेट ग्रेप फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नदी होने की वजह से, यहाँ पर रिवर होने की वजह से फिशिंग बड़ी आसान हो जाती थी। क्रॉप तो है ही, क्रॉप तो मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पर एनिमल हर्डिंग भी देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर और क्या आसान हो जाता है? मीट, मिल्क, एनिमल हर्डिंग वगैरह हो गई, क्रॉप्स हो गई। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ एक आध, हाँ, अब जब यहाँ पर 2 नदियाँ आए, तो सबसे पहली बात, जब ये 2 नदियाँ बहुत सारे सिटी लाइफ से जाएंगी, तो ये भी एक क्या क्रिएट करती हैं? कैनल, छोटी छोटी नहर बनाएंगी। छोटी छोटी नहर बनने से क्या होगा? कैनल चैनल क्रिएट होंगे। क्या क्रिएट होंगे गाइस? कैनल चैनल्स क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले हमको ज्योग्राफिकल कंडीशंस में क्या क्या समझना है कि किस डायरेक्शन में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं और कहाँ पर कौन कौन सी चीजें ज़्यादा एक जो मेजरमेंट है ज्योग्राफिकली मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि नॉर्थ ईस्ट में प्लेन्स मिलते हैं, हमको खुले घास के मैदान मिलते हैं, या डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, या क्लियर वाटर स्ट्रीम देखने को मिलती हैं, वाइल्ड फ्लावर्स, रेनफॉल ज़्यादा होता है। और नॉर्थ में प्लेन्स हैं, वहाँ पर स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं, जहाँ पर बेसिकली लोग वहाँ के जो इकोनॉमी थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी? एनिमल हर्डिंग के ऊपर डिपेंड किया करती थी। और ईस्ट जो माउंटेन एरिया है मेसोपोटामिया में, ईस्ट में माउंटेनी एरिया है जो चट्टानों का, तो वहाँ पे कौन सी नदी बहती है? आपकी टिग्रिस नदी बहती है। टिग्रिस नदी
बहने की वजह से वहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल क्या हो जाता है, सशक्त हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग वे प्रोवाइड करता है। और उस स्ट्रॉन्ग वे नदी होने की वजह से हम लोगों को कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द सिटीज़ एंड बिटवीन टाउन्स देखने को मिलता है। साउथ में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। साउथ में ही पहली बार बताते हैं कि यहीं पर राइटिंग क्या हुई थी, इमर्ज हुई थी। और इसके साथ साथ आपकी जो दो नदियाँ हैं वो अपने साथ जब वो उनमें फ्लड आता है तो अपने साथ क्या कैरी करके लाती है, लोड्स ऑफ सिल्ट, जो लवड़ होता है, जो खेती के लिए उपजाऊ भूमि होती है उसके लवड़ वो अपने साथ कैरी करके लाती हैं। अब मान लीजिए एक नदी जहां से वो स्टार्ट हुई वहां से लोड्स ऑफ सिल्ट इकट्ठा करके काम करती है, एक कई किसी मैदान में जाके छोड़ देती है। अब वो मैदान में मान लीजिए वहां पर लोग रहा करते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, उस मैदान में एग्रीकल्चर में मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और वो इकोनॉमिकली किसके ऊपर बेस्ड हो जाएंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हो जाएंगे। इसीलिए हमको एग्रीकल्चर में वहाँ क्रॉप्स में क्या क्या देखने को मिलता है, मेनली बीट, वर्ले, पीस, मटर वगैरह की खेती देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इन समर्स में इसके साथ साथ नदी होने की वजह से यहाँ पर हमको फिशिंग, मीट, एनिमल हर्डिंग वगैरह, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे घास के मैदान हो गए, नदी, वाटर की यहाँ पर सही व्यवस्था है, और आपका क्या कहते हैं कैनल चैनल्स की भी, कम्युनिकेशन की भी यहाँ पर एक प्रॉपर वे है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं, ठीक है गाइस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो इसके फर्दर है, वो है सिग्निफिकेंस। जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। ठीक, अर्बन और रूरल से आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बस एक शब्द का मतलब बताने वाला हूँ यहाँ पे, सिग्निफिकेंस का। सिग्निफिकेंस और इफेक्ट दो चीज़ें होती है। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये इन दोनों का सेम मतलब है, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इफेक्ट का मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, कि जो इफेक्ट होता है किसी चीज़ का वो शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए आपको किसी ने चांटा मारा, तो चांटा मारने के तुरंत थोड़ी देर तक आपको वो दर्द महसूस होगा, ठीक है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होगा। बट जो उसको हमको लेसन सीखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए वो चांटा आपके फादर ने मारा, तो कोई ना कोई चीज़ समझाने की, जब आपने कोई गलती की होगी तभी आपको फादर ने आपको हिट किया या स्लैप किया होगा। तो वो स्लैप जिस कारण के लिए उन्होंने आपको किया, ठीक है, या आपको मारा, ठीक है, तो उससे जो आपको लेसन सीखने को मिला वही उसका क्या होगा, सिग्निफिकेंस होगा। मान लीजिए आपके अंदर कोई बैड हैबिट थी, आप मतलब कोई भी शरारत किया करते थे, जैसे मान लीजिए थोड़े बच्चों को मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा करने में ज़्यादा, तो उसी चीज़ को रोकने के लिए, आपको प्रिवेंट करने के लिए, आपको रेजिस्ट करने के लिए आपके फादर ने आपको स्लैप किया, तो वो उसका सिग्निफिकेंस होगा। बट जो उसका दर्द है, जो थोड़ा सा देर के लिए आपको यहाँ पे हिट हुआ, जो आपके गाल पर, चिक पर, तो वो उसका क्या है, इफेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही गाइज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, ठीक। तो अब अर्बनिज्म से आप लोगों को एक चीज़ जो है साफ साफ कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि अर्बनिज्म होने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, लार्ज पॉपुलेशन। क्या चाहिए होती है गाइस, लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, एक टाउन होना चाहिए, ठीक। इसके साथ साथ वहाँ पर उसकी अपनी एक इकोनॉमी जो होनी चाहिए, उस शहर की अपनी क्या होनी चाहिए, एक इकोनॉमी होनी चाहिए। वहाँ पर फूड प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। एक शहर में हमको यही सारी चीज़ें तो देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, मतलब चीज़ों का बनना और वहाँ से किसी और, इसके साथ साथ ट्रेड होना चाहिए। वहाँ पर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है गाइस। तो ये तो असेंशियल्स हो गए, मतलब इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जब एक और अर्बन एरिया में होंगी तभी हम उस सिटी को या उस टाउन को हम क्या बोलेंगे कि वो अर्बनाइजेशन की तरफ है या अर्बनाइजेशन उसमें बिलोंग करता है, ठीक है। पहली चीज़ मान लीजिए उस समय मेसोपोटामिया में ही अगर हम देखें, मेसोपोटामिया से ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो वहाँ की जो उरुक और सिमेर करके मैंने आपको जो सिटीज़ के बारे में बताया था, तो उसमें एक लार्ज पॉपुलेशन हमको देखने की मिलती है। एक
लार्ज टाउन देखने को मिलता है जहाँ पर सब लोगों के अपने अपने अलग अलग घर हैं, जहाँ पर स्टोरेज हैं, जहाँ पर किंग का पैलेस अलग है, जहाँ पर आर्मी वगैरह के लिए कुछ अलग है, जहाँ मार्केट एरिया अलग होता था, सैनिटरी एरिया अलग हुआ करता था, जहाँ पर आपके ग्रेन्स या फूड को रखने के लिए अलग एरिया हुआ करता था, और उसके साथ साथ जो आम लोग हुआ करते थे उनका एरिया, उनके रहने के लिए एरिया अलग हुआ करता था। तो ये तो हो गया उसका टाउन। इकोनॉमी के लिए वो लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, ग्रीन्स उगाएंगे, इसके साथ साथ एनिमल हर्डिंग करेंगे। जैसे मैंने आप अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मेसोपोटामिया में जिस तरीके से बात की कि रिवर होने की वजह से वो लोग क्या करते थे, फिशिंग करते थे। एनिमल हर्डिंग की वजह से उनको क्या कौन कौन से फायदे हुआ करते थे, मिल्क, मीट और क्लोथ्स और भी सारी चीज़ें, ठीक है। उसके साथ साथ वहाँ पर क्या होंगे, आपके लोहार होंगे, ठीक है, क्या लोहार होंगे, कारपेंटर्स होंगे, वो क्या करेंगे, आपके टूल बनाएंगे, और नक्काशी करने वाले लोग होंगे, कार्विंग करने वाले लोग होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को किसकी ओर ले जाएंगी, इकोनॉमी की ओर ले जाएंगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप जब कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तभी ना आप उसको मार्केट में सेल करेंगे। फूड प्रोडक्शन होगा, फूड प्रोडक्शन जैसे जो आप ग्रेन्स उगा रहे हैं, जैसे पी, मटर की हमने बात की, और जो हमने खजूर के पेड़ों की बात की, समर में खजूर, फूल्स की बात की, फ्लावर्स की, वाइल्ड फ्लावर्स की बात की, क्रॉप्स की बात की, जैसे वीट और बरले की बात की, तो वो क्या है आपका फूड प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मान लीजिए कोई स्क्रिप्चर बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहे हैं, स्क्रिप्चर बना रहे हैं, ऑर्नामेंट बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं। उस समय बताते हैं कि मेसोपोटामिया में 3000 बिफोर कॉमन एरा, 3000 से पहले वहाँ पर एक ब्रॉन्ज एज चलता था। तो ब्रॉन्ज जो था वो कॉपर और टीन के द्वारा बनाया जाता था। यानी कॉपर मतलब यानी कि आपका वो सॉरी कॉपर आप लोग समझते होंगे, तांबा, सॉरी हाँ याद आ गया, तांबा, और टीन का मतलब होता है रांगा। रांगा क्या बोलते हैं, रांगा। इन दोनों धातुओं को मिलाकर हम लोग उस समय में क्या बनाते थे, उस समय के लोग उस समय क्या बनाते थे, कांसा, कांसे की टूल्स बनाया करते थे। कांसे से वो लोग बहुत सारी चीजें बनाते होंगे, ठीक है, ओके गाइस। इसके साथ साथ वहाँ ट्रेड देखने को मिलता है कि अब मान लीजिए एक सिटी लाइफ है, तो सिटी लाइफ में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, सिटी में हर एक चीज तो होती नहीं है। क्या होता है कि एक सिटी में बहुत सारी चीजें हर जगह से अपने अपने अलग अलग जगह से आती हैं। जैसे मान लीजिए उस समय के लोगों को फ्यूल के लिए कोयले की जरूरत पड़ती होगी, तो कोयला मेसोपोटामिया में नहीं होता होगा, तो वो कहीं ना कहीं बाहर से आया करता होगा। स्टोन है, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्नामेंट बनाने के लिए या कोई ज्वेलरी बनाने के लिए, जेम्स वगैरह बनाने के लिए वो स्टोन्स वहाँ पर नहीं हुआ करते थे, तो वो कहाँ से ट्रेड करके आते होंगे, बाहर से ट्रेड करके आते होंगे। तो यही सारी चीजें जो होती हैं एक टाउन को उसका एक रूप देती हैं कि हाउ अ टाउन कैन बी फॉर्म्ड, मतलब किस तरीके से एक टाउन फॉर्म होता है। वहाँ ट्रेड देखने को मिलता है, हर चीज़, कई चीज़ें वहाँ से बाहर से आती हैं, और फिर उसके बाद उन चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करके या बना के उनको अलग तरीके से ढाल के उन पे नक्काशी वगैरह करके उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में ट्रेड के लिए रखते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग बेचते हैं, तो वो भी एक इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। इसके साथ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमको। क्यों? मान लीजिए इतनी सारी चीज़ें एक टाउन में चल रही हैं, ठीक है, जैसे आज के ही हिसाब से अगर हम पिछले हिसाब को देखें तो एक प्रॉपर भी है आज एक सोसाइटी को किसी को चलाने के लिए। यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक ट्रेड को रिलेटेड एक हमारे यहाँ मंडियाँ होती हैं जो ग्रेन्स वगैरह या आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स से रिलेटेड क्या रखती हैं, एक ऑर्गेनाइज वे रखती हैं, जिससे क्या हो, ट्रेड करने में इन सारी चीज़ों की दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ म्यूनिसिपालिटी वगैरह होती है, नगर पालिकाएँ होती हैं, जो कि हर एक चीज़ पे अपना अपना अलग अलग स्पेसिफिक एरिया में अपना अपना क्या करती हैं, कंट्रोल रखती हैं, जाकि चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से चलती रहे। ऐसे ही हमको एक क्या चाहिए होगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के चाहिए होगा, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आता है कि वहाँ के लोग सिंपली किस पे डिपेंड किया करते होंगे, द पीपल्स ऑफ सिटी dependent upon the product or services of the village people। जैसे कि आज के ही समय में आप देखते हैं कि शहरों में
वहाँ खेती करने के लिए ज़मीनें नहीं होती हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड अवेलेबल नहीं होती है। तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर ग्रेन्स वगैरह होते हैं वो कहाँ से आते हैं? गाँव में जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ से अपने ग्रेन्स को क्या करते हैं, शहर में भेजते हैं, ताकि वहाँ के लोगों की जो फूड नेसेसिटी है उसको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है गाइस, इससे आपको समझ में आया। अब होता क्या था, अब हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि एक अर्बनाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं और वहाँ के लोगों का बिहेवियर उनकी सोसाइटी के हिसाब से किस प्रकार का रहा होगा। ओके गाइस, समझ में आया हमको? एक एक चीज़ को हम अलग अलग तरीके से हमने डिस्कस किया और आखिरी में जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला कि जो वहाँ के जो पीपल थे वो डिपेंड किया करते थे किस पे, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होती है ब्लेस पीपल की। और इसके साथ साथ एक और चीज़ हम लिख सकते हैं कि वो लोग वेल कनेक्टेड हुआ करते थे, वेल कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि एक लोहार है या एक कारपेंटर है, ठीक है। मान लीजिए एक कारपेंटर को अपना कोई एक कुर्सी बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक फॉर मेकिंग अ चेयर देयर आर मैनी थिंग्स विच ही नीड्स। जैसे कि उसको टूल्स चाहिए, एक बढ़िया चेयर बनाने के लिए उसको वुड चाहिए, और वुड के साथ साथ टूल्स चाहिए, उसके साथ साथ उसको डिजाइनिंग करने के लिए, उसको कार्विंग करने के लिए उसको ऐसे टूल्स चाहिए जो कि किससे बने हों, आपके ब्रॉन्ज के। उस समय कैसे रहे होंगे, ब्रॉन्ज के टूल्स वगैरह रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें उसके पास तो मिलेंगी नहीं, बट वो क्या सिंपली जानता है, खाली चेयर को बनाना जानता है, ना कि वो टूल्स बनाना जानता है, ना कि उस पर नक्काशी करना जानता है और ना ही वो लकड़ी काटना जानता है। तो उसको ये सारी चीज़ें कैसी चाहिए, एक दूसरे से मांगनी पड़ेंगी। लकड़ी वाले से वो लकड़ी लेके आएगा, औजार वाले से वो औजार लेके आएगा, जो नक्काशी करने वाला है, जो उसको डिज़ाइन देने वाला है, डिज़ाइन मेकर से वो क्या बनवाएगा, डिज़ाइन बनवाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक चेयर का निर्माण कर पाएंगी। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये सारे जो पीपल्स के जो टाउन्स या सिटी के जो उस समय के लोग थे वो एक दूसरे से कैसे हुआ करते थे, वेल कनेक्टेड हुआ करते थे। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है, इससे हमें क्या समझ में आता है। अब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता होगा कि पुराने समय पे कि कुछ लोगों ऐसे होंगे जो उनमें कमांड दिया करते होंगे कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। कि मान लो कोई एनिमल हर्डिंग करेगा, कोई फिशिंग करेगा, कोई कारपेंट्री करेगा, तो कोई डिज़ाइनिंग का काम करेगा, कोई लोहार का काम करेगा, कोई टूल मेकर बनेगा। तो इस तरीके से कुछ लोग तो उसको कमांड किया करते होंगे कि आपको ये काम दिया जाता होगा। इसके अलावा जो कुछ लोग होंगे वो क्या करेंगे, उसको ऑबे करेंगे, मानेंगे, हाँ मेरे को फिशिंग का काम मिला है तो मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, कि मेरे को कारपेंट्री का काम मिला है तो मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन में हम लोगों को डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। क्या मिलता है? डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीज़ें हमको एक अर्बनाइजेशन के बारे में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हर तरीके का आदमी होगा, हर तरीके का। कुछ लोग सील कटर का काम किया करेंगे कि मूर्ति काटने का काम कर रहे हैं, पत्थर काटने का, कुछ लोग ऑर्नामेंट बना रहे हैं, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होगा इन सब सारी चीज़ों के लिए। और इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी चीज़ें एक रिटन रिकॉर्ड में रहेंगी। किसमें? रिटन रिकॉर्ड्स में। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को टैबलेट्स, एक मिट्टी की पट्टिका के बारे में बताया था, टैबलेट्स के बारे में बताया था कि उस पर उस समय के लोग क्या करते थे, लिखावट लिखा करते थे। कोई भी चीज़ होती थी वो अपने उस पट्टिका में या उस टैबलेट में रिटन किया करते थे। तो इसका एक रिटन रिकॉर्ड भी होगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर मान लीजिए ट्रेड हो रहा है, लोहार ने इतना लोहा अगर किसी से खरीदा है तो वो उसका एक लेखा जोखा अपने पास रखेगा कि फलाने इंसान से मैंने इतना इतना सामान लिया था। ओके गाइस, समझ में आया? ठीक, तो ये तो था हमारा आपका सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो मैंने लिखी नहीं, मैंने बताई तो थी आपको कि ब्रॉन्ज एज। कौन सी है? ब्रॉन्ज एज। जो ब्रॉन्ज एज थी हमारी वो 3000 बिफोर कॉमन एरा के पहले स्टार्ट हुई थी। और इसमें हमको क्या मिलते हैं? ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। क्या? कांसे के क्या मिलते हैं हमको? टूल्स मिलते हैं गाइस।
क्या मिलते हैं? टूल्स। इसी को ब्रॉन्ज एज बोला जाता है। और ये जो ब्रॉन्ज एज था, ये जो टूल्स थे वो मैंने आपको बता ही रखा है कि किस किस चीज़ों में यूज किए जाते होंगे, कटल सील्स को बनाने में या कार्विंग स्टोन सील्स, मतलब जो सील्स होती थी उन पर डिजाइन करने के लिए, जो सीपियाँ बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हमको किसके जरूरत हुआ करती थी? ब्रॉन्ज टूल की। और ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता था? जैसे मैंने आपको बताया गाइस कि कॉपर और टीन की मदद से। किसकी मदद से? टीन की मदद से। और इसके साथ साथ हमको एक आपके में जब सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें एक फोटो दी गई है ब्लू कलर का, एक आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे, उसको बोलते हैं वॉरका हेड। क्या बोलते हैं? वॉरका हेड। आप अपनी बुक में देखेंगे कि वॉरका हेड एक ऐसा स्क्रप्चर है जो उस समय पाया गया था। बताते हैं कि वो आज से 3000 बिफोर कॉमन एरा में उरुक सिटी के बारे में मैंने आपको बताया है ना पहले, उरुक एंड मारी। किस किस के बारे में? उरुक एंड मारी सिटी, जो हम बाद में इसके बारे में और डीपली डिस्कस करेंगे। तो सिंपली इसके बारे में समझाता हूँ कि जो क्या कहते हैं आपका वॉरका हेड था वो क्या था। वॉरका हेड एक मॉडल के तरीके से दिखाया गया है। उस समय के जो क्या कहते हैं कारीगर रहा होगा उस समय का, उसने उस जो पत्थर पे, स्टोन पे ऐसी उसने कार्विंग की है या ऐसी उसने उस पर नक्काशी की है कि उसको एक मॉडल के रूप में दिखाया है। एक औरत का सिर दिखाया गया है जो मिला था आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह को, तो वो एक मॉडल थी। वुमेन को क्या बताया है उसने, कारीगर ने एक मॉडल के रूप में बताया है। और उसकी जो आईब्रोज और आंखें हैं उसको उसने नीले रंग में, ब्लू कलर में उसने उसको पेंट कर रखा है। और इसके साथ साथ वो जो हेड है वो व्हाइट मार्बल के द्वारा बनाया गया है। आप समझिए, तो ये व्हाइट मार्बल कहाँ से आया, ये जो ब्लू कलर था ये कैसे आया, और इसकी इमेजिनेशन देखिए, उस समय उसकी इमेजिनेशन कितनी बढ़िया होगी। ठीक है। और इसके साथ साथ ब्लैक जो डामर होता है आजकल जो रोड्स वगैरह में यूज किया जाता है, जिसको ब्लैक इरेलियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक इरेलियस। ठीक है। तो ब्लैक इरेलियस का भी उसमें यूज किया गया है। और उस फोटो में आप फर्दर उसमें जब रीडिंग करेंगे तो बताया जाता है कि उसमें उसके हेड पर ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए, जैसे पुराने समय पे आपने देखा होगा जो मुकुट वगैरह हुआ करते थे उनको पहनने के लिए, मतलब राजा रानी वगैरह जो प्रिंस या जो किंग वगैरह हुआ करते थे वो अपने सर पे क्या पहनते थे? मुकुट पहनते थे। ठीक है। तो उस कारीगर ने उसके सर पे भी ऐसी थोड़ा स्पेस बनाया है जिससे समझ में आता है कि वो लेडी जो मॉडल है, मॉडल के रूप में दिखाई गई है, वो अपने सर पे क्या पहनती होगी? ऑर्नामेंट्स पहनती होगी। तो गाइस आज का डिस्कशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।